तंत्र मंत्र का खेला बाबा के जाल से निकल पाए सुजात। ये क्या मजार का चक्कर लगाते रहते हो? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अंधविश्वासी बने हो? प्रोफेसर ने व्यंग्य किया। सर ऐसा ना कहिए, एक छात्र बोल उठा। सर आपको रेलवे स्टेशन पर बनी मजार की ताकत का अंदाजा नहीं है? दूसरे छात्र ने हां में हां मिलाई। सर आपने देखा नहीं, मजार 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच में बनी है। तीसरे, चौथे, 5वें प्लेटफॉर्म्स जगह छोड़कर बनाए गए हैं। एक कोने से आवाज आई, सर अंग्रेजों के जमाने से ही इस मजार का बहुत नाम है। 40 दिनों की नियम से हाजिरी लगाने पर हर मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी छात्र ने ज्ञान बघारा। आज भौतिकी की क्लास में मजार का पूरा इतिहास भूगोल ही चर्चा का विषय बना रहा। प्रोफेसर भी इस वार्तालाप को सुनते रहे। महेंद्र सिंह का पूरा छात्र जीवन व नौकरी के शुरू के वर्ष भोपाल में बीते हैं। पिछले वर्ष उन्हें इस छोटे से जिले से प्रोफेसर का ऑफर आया तो वे अपनी पत्नी को लेकर इस कस्बे नुमा जिले परसिया में चले आए, जहां सुविधा व स्वास्थ्य के मूलभूत साधन भी उपलब्ध नहीं है। इस कस्बे को जिले में बदलने के 5 वर्ष ही हुए हैं, इसलिए विकास के नाम पर तहसील, जिला अस्पताल व सड़कों का विस्तार कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकारी अस्पताल में जरूरी उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है। बेतरतीब तरीकों से बने मकानों के बीच में कहीं कहीं सड़कें बन गई है, तो सीवर और नाली का अभी कोई अता पता नहीं है। आसपास के गांवों के समर्थ लोग इस शहर में मकान बनाकर रहने तो लगे हैं, पर मानसिकता और आचरण से वे अभी भी गम्बई विचारधारा से जुड़े हैं। केवल 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में इस कस्बे नुमा शहर की हद सिमट कर रह गई है। इस दायरे से बाहर नदी है, जंगल है और है शुद्ध प्राकृतिक हवा के संग हरे भरे खेत खलिहान के नजारे। जो भी बैंक, तहसील व दूसरे विभागों से ट्रांसफर होकर दूर दराज से यहां आते हैं, वे अच्छे बाजार, संचार साधनों की असुविधा, यातायात के साधनों की कमी से उकताकर जल्दी ही इस जगह से भाग जाना चाहते हैं। नए खुले आईटीआई में महेंद्र सिंह को उनके अनुभव के आधार पर प्रोफेसर के पद का ऑफर मिला तो वे मना न कर सके और भोपाल के अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर अपनी पत्नी को साथ लिए यहां चले आए। पत्नी सुजाता बेहद आधुनिक व उच्च शिक्षित है, इसलिए कभी कभार वह भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी बन क्लास लेने आ जाती। सुजाता जब भी कॉलेज में आती, छात्रों की बांछें खिल जाती। वैसे तो यह कोएड इंस्टीट्यूट है, किंतु लड़कियों की संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है। लड़कियां साधारण ढंग से तैयार होकर कॉलेज आती है। फैशन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बस बालों की खजूरी छोटी या पफ उठा बाल बना भर लेने से उनका शौक पूरा हो जाता है। नीले कुर्ते और सफेद सलवार दुपट्टा डाले 18 से 20 वर्षीय सहपाठिनों के सामने 35 वर्षीय सुजाता भारी पड़ती। नाभि दिखने वाली साड़ी, खुले और करीने से कटे बाल, गहरी लिपस्टिक से सजे होंठ और आंखों में गहरा काजल सजाए वह जब भी क्लास लेने आती, लड़कों में मैम को प्रभावित करने की होड़ मच जाती। वे उसे फिल्मी हीरोइन से कम न समझते। महेंद्र सिंह अपने साथी शिक्षकों के बीच गर्व से गर्दन अकड़ाकर घूमते, मानो चुनौती सी देते हो कि मेरी बीवी से बढ़कर तुम्हारी बीवियां हैं क्या। साथी शिक्षक पीठ पीछे सुजाता और महेंद्र का मजाक बनाते, मगर उनके सामने उनकी जोड़ी की तारीफ में कसीदे काटते। उस दिन महेंद्र जब घर लौटे तो चाय पीते हुए दिन भर की चर्चा में मजार का जिक्र करना न भूले। यह सुनते ही निसंतान सुजाता की आंखें एक आस से चमक उठी कि हो सकता है कि इसीलिए ही समय उसे यहां परसिया खींच लाया है। सुजाता जितनी वेशभूषा से आधुनिक थी, उतनी ही धार्मिक थी। आए दिन घर में महिलाओं को बुलाकर धार्मिक कार्यक्रम करवाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। इसी वजह से वह अपने मोहल्ले वालों में काफी लोकप्रिय हो गई थी। आसपास के मकानों में ज्यादातर नजदीकी गांव से आकर बसने वाले परिवार थे। वे 2-4 सालों के भीतर ही परसिया में अपने छोटे बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बनाकर रहने आ गए थे। उनमें से कुछ पंडित, कुछ पटेल तो 1-2 राठौर परिवार थे। कुछ परिवारों की महिलाएं अंगूठा छाप है तो कुछ 10वीं या 12वीं तक पढ़ी है, किंतु इसके बाद विवाह हो जाने के कारण वे आगे न पढ़ सकी। अभी तक यहां 16 से 17 वर्ष में शादी और 20 से 21 वर्ष में गौना कर देने का चलन रहा है। ऐसे परिवारों के बीच
सुजाता को कार्यक्रम करवाने के लिए इन महिलाओं से बढ़कर कौन मिलता। ये महिलाएं जो गांव में दिन भर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहती थीं, यहां परसिया में घर से बाहर कुर्सियां डाले दिन भर गाउन पहनकर बतियाती रहती। गाउन पहनना उनके लिए आधुनिकता की निशानी है। बस इतना ही फैशन करना आता है इनको। सुजाता का शुरू में तो यहां बिल्कुल मन नहीं लगता था, मगर धीरे धीरे उसने अपने आप को साथी महिलाओं के साथ सामूहिक कार्यक्रम में व्यस्त कर लिया। उसे रह रहकर भोपाल याद आता। वहां की चमचमाती सड़कों की लॉन्ग ड्राइव, किट्टी पार्टी, बड़े ताल का नजारा, क्लब और अपनी आधुनिक सखियों का साथ। शादी के 10 वर्षों बाद सारी शारीरिक जांचों के परिणामों से उसे मालूम हो गया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। वह अपने खाली समय को किसी न किसी तरह व्यस्त रखती ताकि खाली दिमाग में कोई खुराफात ना पैदा हो जाए। जहां भोपाल में वह किट्टी, क्लब और सोशल वर्क में बिजी थी, वहीं यहां के माहौल में वह पूरी तरह रम गई थी। हां, मगर नियम से वह यहां के एकलौते ब्यूटी पार्लर में जाना न भूलती। यहां की ब्यूटिशियन से ज्यादा तो उसे ब्यूटी नॉलेज थी, इसीलिए उसे भी वह तरह तरह के ब्यूटी टिप्स देती रहती। ब्यूटिशियन रमा जबलपुर में अपनी मौसी के घर रहकर 6 महीने का कोर्स करके परसिया में अपना पार्लर खोलकर बैठ गई थी। यहां युवतियां थ्रेडिंग और फेशियल खूब करवाती थीं। उसका पार्लर चल निकला, परंतु सुजाता के आने के बाद रमा को वैक्निसक, मैनिक्योर, पैडिक्योर, हेयर कटिंग के नए तरीके जानने को मिले। वह सुजाता को देखते ही खिल उठती और सोचती, कितनी उच्च शिक्षित है मगर स्वभाव उतना ही सरल है। इधर सुजाता का मन मजार के चक्कर लगाने को मचलने लगा। वह सोचती, सारे वैज्ञानिक तरीके अपनाकर देख ही लिए है, कोई परिणाम नहीं मिला। अब इस मजार के चक्कर लगाकर भी देख लेती हूं। जब इस विषय में महेंद्र की राय लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उन्होंने भी सुजाता की आंखों में आशा की चमक को देख लिया था। महेंद्र से कोई भी जवाब न पाकर सुजाता सोच में पड़ गई। उसने अपने पड़ोसियों से इस विषय में बात करने का मन बना लिया। दूसरे दिन हमेशा की तरह दोपहर में जब सारी महिलाएं अपने चबूतरे पर या प्लास्टिक की कुर्सियां डालकर गप्पों में मशगूल हो गई, सुजाता ने मजार का जिक्र छेड़ दिया। फिर क्या था, सभी के पास तर्क निकल आए कि मजार इतनी महत्वपूर्ण क्यों है सभी सवर्ण और पिछड़े वर्ग के परिवारों की महिलाओं में। वैसे तो पूजा पाठ के नियमों में बहुत अंतर था, मगर मजार के विषय में वे सभी एकमत थी। लगे हाथ महिलाओं ने सुजाता की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसे भी संतान की मनौती मांगने के लिए 40 दिन मजार का फेरा लगाने का सुझाव दे ही दिया। कुछ का तो कहना था कि 40 दिन पूरे होने से पहले ही उसकी गोद हरी हो जाएगी। जितने मुंह उतनी बातें सुनकर सुजाता ने तय कर लिया कि वह कल सुबह से ही मजार जाने लगेगी। महेंद्र उसके इस फैसले से खुश तो नहीं हुआ, किंतु उसने उसे उसके विश्वास के साथ फैसला लेने को स्वतंत्र कर दिया। मजार का रास्ता रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज से गुजरकर 2 प्लेटफॉर्म्स के बाद है। छोटा सा स्टेशन होने के कारण बहुत ही कम यात्री गाड़ी के फेरे लगते हैं। दिन भर पास के अंचल से कोयला खदानों का कोयला लाद कर गुजरने वाली मालगाड़ियों का ही तांता लगा रहता है, जो ज्यादातर तीसरे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। कुछ परिवारों की महिलाएं अंगूठा छाप है तो कुछ 10वीं या 12वीं तक पढ़ी है, किंतु इसके बाद विवाह हो जाने के कारण वे आगे न पढ़ सकी। अभी तक यहां 16 से 17 वर्ष में शादी और 20 से 21 वर्ष में गौना कर देने का चलन रहा है। ऐसे परिवारों के बीच सुजाता को कार्यक्रम करवाने के लिए इन महिलाओं से बढ़कर कौन मिलता। ये महिलाएं जो गांव में दिन भर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहती थीं, यहां परसिया में घर से बाहर कुर्सियां डाले दिन भर गाउन पहनकर बतियाती रहती। गाउन पहनना उनके लिए आधुनिकता की निशानी है। बस इतना ही फैशन करना आता है इनको। सुजाता का शुरू में तो यहां बिल्कुल मन नहीं लगता था, मगर धीरे धीरे उसने अपने आप को साथी महिलाओं के साथ सामूहिक कार्यक्रम में व्यस्त कर लिया। उसे रह रहकर भोपाल याद आता। वहां की चमचमाती सड़कों की लॉन्ग ड्राइव, किट्टी पार्टी, बड़े ताल का नजारा, क्लब और अपनी आधुनिक सखियों का साथ। शादी के 10 वर्षों बाद सारी शारीरिक जांचों के परिणामों से उसे मालूम हो गया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। वह अपने खाली समय को
किसी न किसी तरह व्यस्त रखती ताकि खाली दिमाग में कोई खुराफात ना पैदा हो जाए। जहां भोपाल में वह किट्टी, क्लब और सोशल वर्क में बिजी थी, वहीं यहां के माहौल में वह पूरी तरह रम गई थी। हां, मगर नियम से वह यहां के एकलौते ब्यूटी पार्लर में जाना न भूलती। यहां की ब्यूटिशियन से ज्यादा तो उसे ब्यूटी नॉलेज थी, इसीलिए उसे भी वह तरह तरह के ब्यूटी टिप्स देती रहती। ब्यूटिशियन रमा जबलपुर में अपनी मौसी के घर रहकर 6 महीने का कोर्स करके परसिया में अपना पार्लर खोलकर बैठ गई थी। यहां युवतियां थ्रेडिंग और फेशियल खूब करवाती थीं। उसका पार्लर चल निकला, परंतु सुजाता के आने के बाद रमा को वैक्निसक, मैनिक्योर, पैडिक्योर, हेयर कटिंग के नए तरीके जानने को मिले। वह सुजाता को देखते ही खिल उठती और सोचती, कितनी उच्च शिक्षित है मगर स्वभाव उतना ही सरल है। इधर सुजाता का मन मजार के चक्कर लगाने को मचलने लगा। वह सोचती, सारे वैज्ञानिक तरीके अपनाकर देख ही लिए हैं, कोई परिणाम नहीं मिला। अब इस मजार के चक्कर लगाकर भी देख लेती हूं। जब इस विषय में महेंद्र की राय लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उन्होंने भी सुजाता की आंखों में आशा की चमक को देख लिया था। महेंद्र से कोई भी जवाब ना पाकर सुजाता सोच में पड़ गई। उसने अपने पड़ोसियों से इस विषय में बात करने का मन बना लिया। दूसरे दिन हमेशा की तरह दोपहर में जब सारी महिलाएं अपने चबूतरे पर या प्लास्टिक की कुर्सियां डालकर गप्पों में मशगूल हो गई, सुजाता ने मजार का जिक्र छेड़ दिया। फिर क्या था, सभी के पास तर्क निकल आए कि मजार इतनी महत्वपूर्ण क्यों है सभी सवर्ण और पिछड़े वर्ग के परिवारों की महिलाओं में। वैसे तो पूजा पाठ के नियमों में बहुत अंतर था, मगर मजार के विषय में वे सभी एकमत थी। लगे हाथ महिलाओं ने सुजाता की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसे भी संतान की मनौती मांगने के लिए 40 दिन मजार का फेरा लगाने का सुझाव दे ही दिया। कुछ का तो कहना था कि 40 दिन पूरे होने से पहले ही उसकी गोद हरी हो जाएगी। जितने मुंह उतनी बातें सुनकर सुजाता ने तय कर लिया कि वह कल सुबह से ही मजार जाने लगेगी। महेंद्र उसके इस फैसले से खुश तो नहीं हुआ, किंतु उसने उसे उसके विश्वास के साथ फैसला लेने को स्वतंत्र कर दिया। मजार का रास्ता रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज से गुजरकर 2 प्लेटफॉर्म्स के बाद है। छोटा सा स्टेशन होने के कारण बहुत ही कम यात्री गाड़ी के फेरे लगते हैं। दिन भर पास के अंचल से कोयला खदानों का कोयला लाद कर गुजरने वाली मालगाड़ियों का ही तांता लगा रहता है, जो ज्यादातर तीसरे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। दूसरे और तीसरे प्लेटफॉर्म के बीच में ही मजार है, जिसे चारों तरफ से घेर कर ओवरब्रिज की सीढ़ियों से जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों की मजार में आवाजाही से रेलवे स्टेशन के सुरक्षा प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ता। लोगों का आना जाना एक ओर से लगा ही रहता। जब से यह जगह जिले में परिवर्तित हुई है, तब से भीड़ बढ़ने लगी और एक बाबा की मौजूदगी भी। वह हफ्ते में 3 दिन मजार में, शेष 4 दिन स्टेशन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा मिलता। कोई कहता कि बाबा मुस्लिम है तो कोई उसके हिंदू होने का दावा करता, मगर बाबा से जाति पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बाबा से लोग अपनी परेशानियां जरूर बताते, जिन्हें वह अपने तरीके से हल करने के उपाय बताता। बाबा बड़ा होशियार था। वह शाकाहारियों को नारियल तोड़ने तो मांसाहारियों को काला मुर्गा काटकर चढ़ाने का उपाय बताता। लोगों के बुलावे पर उनके घर जाकर भी झाड़ फूंक करता। जो लोग उसके उपाय करवाने के बाद मनमांगी मुराद पा जाते, वे खुश हो उसके मुरीद हो जाते। लेकिन जो लोग सारे उपाय अपनाकर भी खाली हाथ रह जाते, वे अपने को ही दोषी मानकर चुप रहते। इसीलिए बाबा का धंधा अच्छा चल निकला। सुजाता सुबह के समय जब घर से निकली, उस समय जाड़े के मौसम के कारण कोहरा छाया हुआ था। वह तेज कदमों से स्टेशन की ओर निकल गई। उसके घर और स्टेशन के बीच 1 किलोमीटर का ही फासला तो था। अभी मजार में अगरबत्ती सुलगाकर पलटी ही थी कि बाबा से सामना हो गया। उसने प्रणाम करने को झुकना चाहा, पर उसकी मंशा भांपकर बाबा 2 कदम पीछे हट गया। मेरे नहीं, इसके पैर पकड़ो, वह जो इसमें समाया है। उसने उंगली से मजार की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिस मंशा से यहां आई हो वह जरूर पूरी होगी, बस अपने मन में कोई शंका न रखना। सुजाता गदगद हो गई। आज सुबह इतनी सुहावनी होगी उसने सोचा न था। उसे पड़ोसिनों ने बताया तो था, यदि मजार वाले बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाए
तो फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई ही समझो। खुश मन से सुजाता ने जब घर में प्रवेश किया तो उसका पति चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ने में तल्लीन था। सुजाता गुनगुनाते हुए घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। महेंद्र सब समझ गया कि वह मजार का चक्कर लगाकर आई है, मगर कुछ न बोला। वह सोचने लगा, कितने सरल स्वभाव की है उसकी पत्नी, सबकी बातों में तुरंत आ जाती है। अब अगर मैं वहां जाने से रोकूंगा तो रुक तो जाएगी, मगर उम्र भर मुझे दोषी भी समझती रहेगी कि मैंने उसके मन के अनुसार कार्य न करके उसे संतान पाने के आखिरी अवसर से भी वंचित कर दिया। आज जाकर आई है तो कितनी खुश लग रही है, वरना कितनी बूझी बूझी सी रहती है। चलो कोई नहीं, 40 दिनों की ही तो बात है, फिर खुद ही शांत होकर बैठ जाएगी। मेरे टोकने से इसे दुख ही पहुंचेगा। दिन बीतते देर नहीं लगती। 40 दिन क्या 4 महीने बीत गए, मगर सुजाता का मजार जाना न रुका। अब वह गेस्ट फैकल्टी के कार्य में भी रुचि नहीं लेती, न ही आस पड़ोस की महिलाओं के संग कार्यक्रम में मन लगाती। अपने कमरे को अंदर से बंद कर घंटों न जाने कैसे तंत्र मंत्र अपनाती। इन सब बातों से बेखबर एक दिन अचानक रमा उस महल्ले से गुजरी। उसने सोचा, सुजाता भाभी की खबर भी लेती चलूं। अरसा हो गया उन्हें वे पार्लर नहीं आई। दोपहर का समय, दरवाजे की घंटी सुन सुजाता को ताज्जुब हुआ कि इस समय कौन है। दरवाजा खोलते ही रमा को देखकर खुशी से चहक उठी। उसे लगभग खींचते हुए भीतर ले गई, मगर रमा उसे देखकर हैरान थी कि क्या यह वही सुजाता है जो कितनी सजी संवरी रहती थी सामने। मेले कुचैले गाउन में, काले सफेद बेतरतीब बालों की खिचड़ी के साथ, न मांग में सिंदूर, न मंगलसूत्र, न चूड़ियां, न बिंदी पहने सुजाता किसी सड़क पर घूमती पगली से कम नहीं लगी। भाभी, आपको क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है ना? आपकी भाई साहब ठीक तो है ना? रमा ने हैरानी से पूछा। अब आई है तो बैठ, तुझे सब बताती हूं। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे चारों तरफ भूतों का डेरा हो गया है। कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता। यहां देख, मैं इससे सोफे पर रात भर जागकर टीवी देखती रहती हूं। अगर झपकी आई तो सो गई, वरना पूरी रात यूं ही कट जाती है। ये भूत दिन रात मेरे चारों तरफ मंडराते रहते हैं। दिन में भी कभी मोहल्ले के बच्चे के रूप में तो कभी पड़ोसिन के रूप में आकर बैठ जाते हैं। फिर चाय बनाने या कुछ लेने भीतर जाओ तो गायब हो जाते हैं। भाभी, ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ। रमा घबरा गई। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई बन गई है। ये देखो, मेरे हाथ में ये निशान, अगर मैं चूड़ी बिंदी कुछ भी पहनती हूं तो ऐसे निशान बन जाते हैं। सजने संवरने पर मुझे ये भूत बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए मैं अब सादगी से रहती हूं। बाल भी नहीं रंगती, मेहंदी भी नहीं लगाती। सुजाता बोली। भाई साहब, आपको कुछ समझाते नहीं है क्या? रमा सुजाता की बातें सुनकर उलझन में पड़ गई। मेरे पति के अंदर तो खुद ही आत्मा आती है। जब वह आत्मा आती है तो उनकी आवाज भर्रा जाती है, चेहरा सर्द हो जाता है। उसी आत्मा ने मुझे सादगी से रहने का आदेश दिया है। मैं चलती हूं भाभी, बेटे के स्कूल से लौटने का समय हो गया है। कहकर रमा उठ खड़ी हुई। सुजाता की बातें सुनकर रमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। रमा अपनी स्कूटी स्टार्ट कर ही रही थी कि सामने से शैलेश आता दिखा। शैलेश उसी की गांव बिरादरी का है, रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है। उसे देखकर वह रुक गई। उसी ने तो 2 महीने पहले उसे स्कूटी चलानी सिखाई थी। उसने सुजाता के दरवाजे पर नजर डाली। सुजाता ने अपने आप को फिर से घर में कैद कर लिया था। उसने शैलेश को अपने पीछे बैठने का इशारा किया और वहां से सीधा अपने घर को चल पड़ी। शैलेश ने जो बताया उसे सुनकर रमा हैरान रह गई। सुजाता जब पहली बार मजार में गई थी तो उसी दिन बाबा ने उसके बारे में पूरी जानकारी उससे जुटा ली। सुजाता धीरे धीरे बाबा की कही बातों का आंख मूंद कर विश्वास करने लगी थी, किंतु 40 दिन बीतने के बाद भी जब कोई परिणाम न मिला तो बाबा ने उसे समझाया कि यह सब तुम्हारे पति की शंका करने की वजह से हो रहा है। जब तक वे भी सच्चे मन से इस ताकत को नमन नहीं करेंगे, तब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकती। यह सुनकर सुजाता ने अपने पति को भी मजार लाने का फैसला किया और रो धोकर गिड़गिड़ाकर उसे यहां तक लाने में सफल हो ही गई। लेकिन क्या शैलेश रमा की उत्सुकता चरम पर थी। लेकिन जब मैंने महेंद्र सर से कहा तो वे गुस्से से लाल पीले होकर कहने लगे,
ये सारी बातें बकवास है। ये फेरे लगाने से कुछ नहीं होता। बल्कि अब तो सुजाता घरेलू कार्य में भी रुचि नहीं लेती। बीमारों की तरह पूरे दिन वह लेटी रहती है। चलो, मैं भी वहां का नजारा देखकर आता हूं। उस दिन बाबा स्टेशन से पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आसपास से आए आदिवासियों को घेर कर बैठे थे। उस दिन मजार का मेला भी था, जो मजार पर न लगकर बाहर पास के मैदान में लगता है। उस दिन की भीड़ को देखते हुए किसी को भी स्टेशन की सुरक्षा के लिहाज से मजार तक जाने नहीं दिया जाता। इसलिए जो भी भक्त चादर, अगरबत्ती, धूप जो भी चढ़ाना चाहे वह बाबा को सौंप देता है। इसीलिए बाबा के चारों तरफ भीड़ जुटी थी, जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं, उनकी बेटियां बहुत श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ लाइन से आगे बढ़ती जा रही थी। सर उन सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर में जब बाबा की नजर मेरे साथ खड़े सर पर पड़ी तो वे समझ गए कि ये सुजाता मैम के पति होंगे। उन्होंने उन्हें दूसरे दिन आकर बात करने को कहा। सर मेरे साथ वापस आ गए? तब तक तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं खुद बाबा के हाथों का मोहरा बनकर रह गया हूं। वह एक तरफ सुजाता मैम को बच्चे के ख्वाब दिखाकर बरगला रहा था, तो दूसरी तरफ प्रोफेसर को दूसरी शादी के सब्ज बाग दिखाने लगा। इन दोनों को अपनी बातों का विश्वास दिलाने को बाबा जब न तब मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाकर हमारी मनोकामनाओं के पूरी होने के उदाहरण देता। हम भी उसकी बात में हां मिलाते, क्योंकि हमें बाबा की ताकत पर भरोसा भी था और डर भी। धीरे धीरे उसने मैम के दिमाग में यह बात भर दी कि उसका रहन सहन, पहनावा आकर्षक होने के कारण पीपल के पेड़ के भूत उस पर आसक्त हो गए हैं। इसलिए उसे सबसे पहले अपने आप को सादगी में रखना होगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर को दूसरी शादी के लिए रिश्ते दिखाने लगा। उन्हीं में से एक रिश्ते में 16 साल की एक गरीब की लड़की का रिश्ता भी था, जो प्रोफेसर को बहुत ही भा गया। आजकल सर के बहुत चक्कर लग रहे हैं। उस लड़की के गांव के यहां से 15 किलोमीटर पर ही तो है वह गांव। वहां आदिवासी परिवार है। उनके वहां अभी भी बाल विवाह, बहु विवाह का चलन है। अब क्या है, सर की 5 उंगलियां घी में है। वे भी बस लगता है अपनी बीवी के पूरी पागल होने के इंतजार में है, ताकि उसे पागल खाने भेजकर उसकी सहानुभूति भी बटोर ले और फिर उस कन्या से विवाह कर संतान भी पैदा कर ले। मेरी गलती बस यही है कि मैं बाबा और सर की चालों को पहले समझ ही नहीं पाया, वरना मैम की कुछ मदद कर देता। मगर अब उनकी मानसिक स्थिति को केवल किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलकर ही संभाला जा सकता है। लेकिन मानसिक रोग विशेषज्ञ इस शहर में मौजूद ही नहीं है और दूसरे बड़े शहर में ले जाकर इलाज कराने के मूड में प्रोफेसर है ही नहीं। शैलेश के मुख से यह सब सुन रमा घोर चिंता में आ गई। बेचारी सुजाता भाभी, यह मक्कार बाबा जब प्रोफेसर को अपनी बातों में न उलझा पाया तो उसने दूसरा जाल फेंका, जिसमें बड़े बड़े आर शिमुनी न पार पा पाए। तो फिर उस जाल में यह प्रोफेसर कैसे बच पाता? वह दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को भूल गया। मौका परस्त आदमजात यह सोचकर रमा अपना सिर पकड़कर बैठ गई